नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल सत्ता सूत्र पर। ऑल अबाउट पॉलिटिक्स की इस प्लेलिस्ट में आज हम बात करेंगे भारतीय संसद की। चलिए शुरू करते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक संसदीय प्रणाली है। ग्राम पंचायतें हमारे जनजीवन का अभिन्न अंग हुआ करती थी और पुराने जमाने में ग्राम पंचायतें चुनावों के द्वारा गठित की जाती थी। उनको भूमि बंटवारे और कर वसूलने तक के अधिकार मिले हुए थे। राज दरबारों में ग्राम पंचायतों का बहुत सम्मान होता था। उसे न्याय और व्यवस्था दोनों में खूब अधिकार मिले हुए थे। ग्राम पंचायती लगभग संसद हुआ करती थी। मध्य युग में संसद सभा और समितियां जैसे गायब हो गई। हम आपस की लड़ाइयों में उलझे रहे, विदेशी आक्रमणकारी आए, शासक बदलते रहे और हम विदेशी सत्ता की गुलामी में भी रहे। उसके बाद सन 1883 में चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार विधान परिषद के बीज दिखाई। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के बाद 1861 का भारतीय काउंसिल अधिनियम बना। इस अधिनियम को भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणा पत्र कहा गया। 1870-80 के दशक में भारतीय जनमानस राजनीतिक रूप से परिपक्व होने लगा। उसमें राजनीतिक चेतना आने लगी, यानी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस आने लगी। अब 1885 तक इस राजनीतिक चेतना ने करवट ली और A.O. ह्यूम ने काउंसिल में सुधार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ब्रिटिश संसद ने विधान परिषदों में भारतीयों को रियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 को स्वीकार कर लिया। पहली विधानसभा 1921 में गठित हुई, जिसके 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित थे, 26 सरकारी सदस्य थे और 15 नॉमिनेटेड नॉन गवर्नमेंट मेंबर जो उसमें थे, यानी कि नामांकित गैर सरकारी सदस्य उसमें रहे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश को चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण कर ली। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, जिसके कारण पूर्ण संसदीय प्रणाली लागू हो गई और जिसको अभी हम सेलिब्रेट हर 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव 1951-2 में हुए और राज्यसभा जो 2 सदन थे, संसद के राज्यसभा और लोकसभा का प्रथम निर्वाचन मई 1952 में हो। चलिए बात करते हैं संसद की भूमिका की। भारतीय लोकतंत्र में संसद ही जनता की एकमात्र सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि भारतीय लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। भारतीय संविधान के अधीन विधानमंडल को संसद कहा जाता है। यह वह धुरी है जो देश के शासन की नींव है और संसद राष्ट्रपति 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा और मंत्री परिषद से मिलकर बनी होती है। अब संसद के 2 सदन, उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा। अब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्टली आम जनता वोट देकर चुनती है और जो जिन्हें चुनती है वो लोकसभा के माध्यम से संसद के सदस्य बनते हैं। वहीं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि राज्यों की परिषद, यहाँ ये भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनको राज्यों के विधायकों द्वारा अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से चुनाव इनका किया जाता है। अब चूंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता है। इसके केवल 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, जिसमें हर 5 साल के बाद ये भंग हो जाता है और इसके नए चुनाव होते हैं। लोकसभा के अंदर कुल 550 सदस्य हो सकते हैं, वहीं राज्यसभा के अंदर कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशिष्ट उपलब्धि वाले सदस्यों जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है वो भी शामिल है। अभी लोकसभा में 550 में से 543 की स्वीकृत सदस्य संख्या है और वहीं राज्यसभा में 250 में से 245 सदस्यों की स्वीकृत संख्या है। अब हम बात कर लेते हैं संसद और सरकार की। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों संसद के सदस्य होते हैं। जिनको भी प्रधानमंत्री या मंत्री चुना जाता है उन्हें 6 माह के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। यदि किसी कारण से
वो डायरेक्टली मंत्री या प्रधानमंत्री चुने गए हैं और संसद की सदस्यता उन्होंने नहीं ली है। अब जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद का कार्य है विधान बनाना यानी कि कानून बनाना, मंत्रणा करना, आपस में सलाह करना, आलोचना करना और लोगों की बात को वहां पर अभिव्यक्त करना होता है। और कार्यपालिका, संसद के अंदर जो कानून बनते हैं उनको लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। चलिए अब संसद के विशेषाधिकार पर बात कर लेते हैं। संसद के विशेषाधिकार वे विशिष्ट अधिकार होते हैं जो संसद के दोनों सदनों, उनके सदस्यों और समितियों को प्राप्त होते हैं। और ये अधिकार उन्हें इसलिए प्राप्त होते हैं कि जिससे कि संसद के दोनों सदन, उन समितियां और संसद सदस्य अपने काम को स्वतंत्रता पूर्वक अंजाम दे सकें, उनकी गरिमा बनी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सदस्य आम जनता से अलग हो जाते हैं, कानून उनको कोई अलग दायरा में रखता है। वो बिल्कुल आम जनता के बराबर ही कानून के समक्ष रहते हैं। मूल विधि यही है कि संसद सदस्यों समेत सभी नागरिक कानून के सामने समान अधिकार के साथ रहें, बल्कि जो दायित्व अन्य नागरिकों के होते हैं वही संसद सदस्य के होते हैं और कहीं ना कहीं इनके तो ज्यादा होते हैं। सांसदों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है अपने मत को पूरी स्वतंत्रता से किसी भी सदन, दोनों सदनों या समिति में रखने का। और सांसदों के द्वारा दिए गए मत या वाक्य या बात या स्पीच किसी भी जो उन्होंने सदन में दी हो, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दी हो या किसी समिति में दी हो, किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, ना कानूनी कोई कार्रवाई उसके ऊपर की जा सकती है। कोई भी काम जो संसद की समितियों, संसद के दोनों सदनों या सदस्यों के कामों में बाधा डाले उसे विशेषाधिकार हनन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सदस्य उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जिस समय सदन की बैठक चल रही हो, जिस समिति का सदस्य उस समिति की बैठक चल रही हो या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो। इवन संसद सत्र के आरंभ होने के 40 दिन पहले और संसद सत्र के समाप्त होने के 40 दिन बाद भी उसको संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ वो यदि संसद के अंदर आ रहा हो या संसद से बाहर जा रहा हो तो भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद के परिसरों में सभापति या अध्यक्ष की अनुमति के बिना क्रिमिनल या सिविल किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस भी नहीं दिया जा सकता किसी सदस्य को। संसद परिषद में और दोनों सदनों में उनकी जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए और उनके विशेषाधिकारों का बचाव करने के लिए ये जिम्मेदारी लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति की रहती है। और अंत में एक बात, राष्ट्रपति चूंकि संसद का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन राष्ट्रपति ना तो किसी सदन की बैठक में भाग लेता है, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ना वो किसी कार्रवाई में शामिल होता है। हाँ, जब सत्र आरंभ होता है तो वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। सत्र के समाप्त होने पर भी राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों के लोगों को वहां पर मिलता है। तो साथियों, ये थी हमारी भारतीय संसद, जिसके तहत हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था, पूरे देश की व्यवस्था चल रही है। आपने मेरे इस वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, शासन प्रशासन से जुड़े हुए एक नए विषय के साथ हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।